Intriguing means like a riddle. The title is like a riddle. The title is tricky. ओके, अट्रैक्टिव को एक्साइट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि अट्रैक्टिव ना किसी और वे में ले जाता है हमको। मीन्स लाइक अ रिडल या ट्रिकी। हॉन्टेड हाउसेस इज अ ट्रिकी टाइटल फॉर द पोम बाय S.W. Longfellow. Tricky riddle means you have to think deeply. You have to think minutely. कि haunted houses means ghost. He is ghost, but he is not talking about ghost like this. ठीक है? The first thought that comes to mind, which I was saying, na, the first thought that comes to mind. Vaishnavi, okay? Now, listen करो जो मैं बोल रही हूँ. The first thought that comes to mind after reading the title is that the poem is likely about the ghosts or spirits and is set in an eerie environment that would send chills down one's spine. पहला जो थॉट आता है दैट कम्स टू माइंड, हमारे दिमाग में आता है आफ्टर रीडिंग द टाइटल, टाइटल को रीड करने के बाद, वो ये आता है कि ये जो पोम है लाइकली अबाउट द घोस्ट, या तो घोस्ट के बारे में है या स्पिरिट्स के बारे में है, या इसको इसको सेटिंग दी गई है, एक ईरी सा एक स्ट्रेंज सा एनवायरनमेंट दिया गया है। और उस एनवायरनमेंट को अगर हम पढ़ेंगे और हमारे सामने जो इमेज बनेगी, तो वो इमेज शायद हमारी स्पाइन को, हमारी बॉडी को चिल कर दे। We feel freezed like this. But after reading the first stanza, लेकिन पहला स्टेंजा पढ़ने के बाद one realizes, कोई भी व्यक्ति ये रियलाइज करता है that the poem is about ghosts that are exactly opposite to the generalized notion people have about ghosts. जब पहला स्टेंजा हम पढ़ लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति रियलाइज करता है कि जो पोम है घोस्ट के बारे में तो है, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट है उस जनरलाइज नोशन के जो हम लोगों ने घोस्ट के बारे में लिए हुए हैं। जो हमारे कन्वेंशनल थॉट है घोस्ट को लेकर, उसके बिल्कुल अपोजिट थॉट इस पोम में दिए गए हैं। बाई अ क्लोज रीडिंग ऑफ द एंटायर पोम, पूरी पोम की क्लोज रीडिंग के बाद, करने के बाद, वी कम टू नो, हमको पता चलता है हाउ डिफरेंट एंड स्ट्रेंज आर लॉन्ग फेलोज पैंथम्स, कि लॉन्ग फेलो के जो पैंथम्स हैं वो कितनी डिफरेंट है और कितनी स्ट्रेंज है। First, the poet says that all houses wherein men have lived and died are haunted houses. पहली चीज तो पोइट हमसे कहता है कि सारे हाउसेस जहां पर मैन रहते हैं और जहां पर मरते हैं, वो सारे ही हाउसेस हॉन्टेड हाउसेस होते हैं। मतलब पहला आप ये चीज पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि हर एक घर लॉन्ग फेलो के अकॉर्डिंग हॉन्टेड हाउस है। जनरली ऑल हाउसेज आर नॉट सपोज टू बी हॉन्टेड। जनरली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर घर को हॉन्टेड कभी नहीं कहते। आ प्लेस वेयर घोस्ट ऑफन अपीयर एंड सुपरनेचुरल इवेंट आकर, एक ऐसी जगह जहाँ पर घोस्ट दिखते हैं या सुपरनेचुरल इवेंट्स घटित होती हैं। हॉन्टेड हाउसेज आर जनरली ओल्ड। हॉन्टेड हाउसेज लगभग हम चीज को लेकर चलते हैं जो पुराने घर होते हैं या छोड़े हुए कैसल्स होते हैं, बंगलाज होते हैं, हाउसेस होते हैं। But in the poem, लेकिन इस पोम में the poet is referring to the spirits of our loved ones. यहाँ पर पोइट रेफर कर रहा है उन स्पिरिट्स को जो हमारे लव्ड वन की स्पिरिट्स है, वो हैव डाइड लॉन्ग एगो, जो हमारे लव्ड वन बहुत पहले जिनकी डेथ हो गई, विजिट आवर हाउसेज रेगुलरली, और वो बार बार हमारे घर को विजिट करने आते हैं। तो दे कैन नॉट बी सीन और हर्ड बाई अवर फिजिकल सेंसेस, यद्यपि वो ना तो देखे जाते हैं ना सुने जाते हैं। फिजिकली हम ना तो वो देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन देयर प्रेजेंस इज फेल्ट इन द हाउस, लेकिन उनकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं। मीन्स आईज से हम देख नहीं सकते, कानों से हम सुन नहीं सकते, लेकिन हम उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। दे शेयर आवर सेफ स्पेसेस, observe us, and at times join us in our daily activities like at the dining table or by the fireside. They share our safe spaces. ये जो बात कर रहे हैं लॉन्ग फेलो, ये शेयर करते हैं हमारी सेफ स्पेसेस को, मतलब हमारे घर। ये हमको ऑब्जर्व करते हैं और कभी कभी तो ये हमारी डेली एक्टिविटीज का पार्ट भी बन जाते हैं। जैसे कि डाइनिंग टेबल पर हम लोग खा रहे हैं तो ये भी बैठ गए, फायर साइड पर हम बैठे हैं तो ये भी बैठ गए। दे ग्लाइड, दे थ्रॉन्ग, दे फ्लोट,
they waft, they remain concentrate to the living, connected to the living. वो हमारे साथ ग्लाइड करते हैं, स्लो वॉक, दे थ्रॉन्ग हमारे साथ गैदर होते हैं, दे फ्लोट हमारे साथ बहते हैं, दे वाफ्ट हमारे साथ चलते हैं, एंड दे रिमेन और हमेशा लिविंग बीइंग के साथ कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा। ग्लाइड का मतलब क्या था? ग्लाइड क्या है? ग्लाइड का मतलब तैरना होता है, स्लोली स्लोली वॉक करना। ये सारा तुम्हारी पोएम में आ जाएगा, डोंट वरी, ये सारे वर्ड्स पोएम में आ जाएंगे, यहाँ कोई नीड नहीं है इनकी। टाइटल का नेक्स्ट पार्ट क्या है? टाइटल का नेक्स्ट पार्ट ये। Second, unlike their conventional image, they are neither mischievous nor angry spirits who intend to harm. दूसरा हम क्यों कहेंगे हम ये कहेंगे कि जो हमारा कन्वेंशनल इमेज है, जो हमने कन्वेंशनल ट्रेडिशनल इमेज लिए हुए हैं घोस्ट को लेकर, उससे बिल्कुल अलग ये जो घोस्ट हमें इसमें दिखाए गए हैं, ये ना तो मिस्चीवियस है और ना ही एंग्री स्पिरिट्स हैं जो हमें हार्म करने का इंटेंशन रखती है। दे कम एंड गो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, ये स्पिरिट्स आती हैं और जाती हैं, कोई शोर नहीं करती। इनफैक्ट दे आर डिस्क्राइब्ड एज साइलेंट, वास्तव में इनको डिस्क्राइब किया गया है ये उतनी ही शांत है जैसे दीवार पर टंगी हुई कोई तस्वीर। थर्ड, the poet seems to acknowledge that they are the rightful owners and the occupants of the houses we live in. पोइट यहाँ पर महसूस ऐसा दिखता है कि वो एक्नॉलेज करता है, एक्सेप्ट करता है, वो मानता है कि यही जो हमारी जो हमारी स्पिरिट्स हैं, यही राइटफुल ओनर्स हैं, इन्हीं यही सही हकदार हैं, यही सही ऑक्युपेंट्स हैं, मतलब रहने वाले हकदार। ओनर्स या ऑक्युपेंट सेम ही थिंग होता है, ओनर हु हैव लीगल पेपर्स, ऑक्युपेंट्स हु आर लिविंग इन द हाउस, तो यही हमारे राइटफुल ओनर्स हैं या राइटफुल ऑक्युपेंट्स हैं ऑफ द हाउसेस, उन घरों के जिसमें हम रहते हैं। फोर, the poet describes how they enter our world of sense from their spirit world. पोइट ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे ये एंटर करते हैं हमारे वर्ल्ड ऑफ सेंस में, फ्रॉम देयर स्पिरिट वर्ल्ड, अपनी स्पिरिट वर्ल्ड से कैसे हमारे वर्ल्ड ऑफ सेंस में आते हैं। दे जेंटली मूव थ्रू अर्थली मिस्ट एंड डेंस वेपर्स फ्रॉम देयर एथीरियल स्पेस एंड विजिट आवर होम्स। ये जेंटली मूव करते हुए आते हैं अर्थली मिस्ट से, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आएंगी लाइस, अर्थली मिस्ट जो हमारा अर्थ है, यह जो छोटे 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 कण फैले हुए हैं, मिस्ट बोला गया है। डेंस वेपर्स, हमारे एनवायरमेंट में नमी भी है तो डेंस वेपर्स बोला गया है। तो ये हमारे मिस्ट और डेंस वेपर से गुजर कर हमारे एथीरियल स्पेस में आते हैं। हमारा जो एथीरियल स्पेस जो गैसेस से बना हुआ है, जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उस अर्थली स्पेस में आते हैं और हमारे घरों को विजिट करते हैं। समझ गए ना? अर्थली मिस्ट और डेंस वेपर्स को क्रॉस करके आते हैं एथीरियल स्पेस। ये याद रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी। द पोइट गोज ऑन टू से, पोइट ये कहना जारी रखता है that all our daily activities on the material plane are influenced and guided by these spirits from an undiscovered planet in our sky. पोइट ये कहना जारी रखता है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं मटेरियल प्लेन पर, वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं और गाइडेड होती हैं, मतलब उन पर पूरा पूरा इन्फ्लुएंस होता है, और उनको गाइड भी यही स्पिरिट्स करती हैं। और ये स्पिरिट्स कहाँ से आती हैं? अनडिस्कवर्ड प्लेनेट इन आवर स्काई, हमारे स्काई में एक प्लेनेट है जिसकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है, वहां से ये स्पिरिट्स आती हैं, और हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं इस अर्थ पर, उसको ये स्पिरिट्स इन्फ्लुएंस करती है, गाइड करती है। अंडरलाइन दिस ऑल्सो। Finally, the poet has compared the ethereal image of moonlight floating across the ocean waves with a breeze of light that descends from the world of spirits to earth. Finally, poet जो है वो कंपेयर करते हैं ethereal image of moonlight। जहां भी आपको लिए ethereal वर्ड आ रहा है, मतलब अर्थली टाइप, आपको मूनलाइट की एक इमेज नजर आएगी। मून की जो बीम है नीचे आ रही है, और जब मून की चांदनी बीम जब नीचे आती है, एथीरियल इमेज ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट की इमेज आपने नीचे आती हुई देखी, वो मूनलाइट की इमेज फिर आप देख रहे हैं किस पर?
ओशन की वेव्स पर। तो ओशन की वेव्स पर वही मूनलाइट की वेव फ्लोट करती हुई होगी, तैरती हुई, ठीक, विद अ ब्रिज ऑफ लाइट। और ये जो तैरती हुई लाइट है मून की, इस पर, ओशन पर, इसको कहा गया है ब्रिज ऑफ लाइट। मानो कि ये एक ब्रिज है, लाइट का बना हुआ एक पुल है। दैट डिसेंड्स, जो आता है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स। ये कहाँ से आ रहा है? वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट कहाँ रहते हुए दिखाए थे? अनडिस्कवर्ड प्लेनेट इन अवर स्काई। स्काई में कोई अनडिस्कवर्ड प्लेनेट है, वहां से ये स्पिरिट जो है वो नीचे आती है। नीचे आने का जरिया क्या है? मून की लाइट। और मून की लाइट ओशन पर कैसे चल रही है? लाइक अ ब्रिज। तो वहां से आती है ये। To the unsteady floor of the bridge can be crossed only by these immortal beings, not the human beings. अभी जो ब्रिज हमने बनता हुआ दिखाया आपको ओशन पर, ये स्टडी ब्रिज तो होता नहीं, अनस्टडी फ्लोर है, क्योंकि पानी की लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसलिए ब्रिज को बोला है अनस्टडी फ्लोर, है ना। ब्रिज का जो फ्लोर है वो अनस्टडी है, स्टडी नहीं है, मतलब हिलता हिलता हुआ सा है। तो इसको सिर्फ कौन क्रॉस कर सकता है? ये इमोर्टल बीइंग्स ही क्रॉस कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्रॉस नहीं कर सकते। दस इस तरह से दीज हार्मलेस, इम्पैल्पेबल एंड इनऑफेंसिव घोस्ट, इस तरह से हार्मलेस, हमें नुकसान ना पहुंचाने वाले। इम्पैल्पेबल मतलब वो है मुंह आकार, जिसका कोई शेप ना हो। इनऑफेंसिव, जो हमें ऑफेंस ना पहुंचाए, अटैक ना करे, ठीक है। ये जो घोस्ट है, ये स्पिरिट्स है हमारे लव्ड वन की, वो स्टिल लिव इन आवर हार्ट, जो अब भी हमारे दिलों में रहते हैं। आवर मेमोरीज, हमारी यादों में रहते हैं, और हमारे घरों में रहते हैं। वी आर ग्लैड टू हैव देम विद अस इन वॉट एवर फॉर्म। हम बहुत खुश हैं इनको अपने पास महसूस करके, चाहे ये किसी भी फॉर्म में क्यों ना। दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉन्ग फेलो, thus making the title quite appropriate with reference to the context in the poem। इस तरीके से टाइटल जो है, अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट देखे जाए तो उस कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में एकदम करेक्ट नजर आता है। थीम, थीम बस एक ही नहीं है इन्होंने, एक ही थीम है। द reassuring presence of the spirits of our loved ones। चलो अच्छा है, एक ही दिया तो वेरी वेरी गुड है। देखिए थी, द reassuring presence of the spirits, हमारे लव्ड वन की reassuring, मतलब लव्ड वन की जो स्पिरिट्स हैं उनकी प्रेजेंस है, उसकी श्योरिटी दिखाना। मेन इस पोम का पर्पस, इस पोम का जो थीम है, मेन यही है। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम इज कन्वेड थ्रू द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम, दैट सेज, जो सेंट्रल थीम है इस पोम की, वो कन्वे की जाती है पोम की फर्स्ट लाइन से, जो ये कहती है, ऑल हाउसेज वेयर इन मैन हैव लिव्ड एंड डाइड, सारे घर जहाँ पर मैन जीते थे और जहाँ उनकी डेथ भी हो गई, आर हॉन्टेड हाउसेज, वो सारे घर हॉन्टेड हाउसेज हैं। This suggests that the spirits of our relatives and loved ones visit our homes where they once used to live। ये चीज ये सजेस्ट करती है कि जो हमारे रिलेटिव्स की स्पिरिट्स, जो हमारे लव्ड वन की स्पिरिट्स, जो हमारे घरों को विजिट करते हैं, वेयर, जहां पर वो कभी रहा करते थे। बट अनलाइक द कन्वेंशनल इमेज ऑफ द स्पिरिट्स, लेकिन स्पिरिट्स की कन्वेंशनल इमेज की बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल भी मिस्चीवियस, पॉल्टरजिस्ट नहीं है। पॉल्टर जिसका इन्होंने मीनिंग दिया है, आप इसको यूज भी कीजिएगा। द स्पिरिट्स ऑफ सुपरनेचुरल बीइंग सपोजली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाउड नॉइजेस एंड throwing objects in a house। This is our supposition। We think like this, कि ghosts are behaving like this। This is, this term is called poltergeist। Nor ghouls, मतलब evil spirits regarded as malevolent towards human being। ये दोनों ही टर्म याद कर लेना, इनका मीनिंग इन्होंने आगे दे दिया है कि ऐसी स्पिरिट्स जो ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट होती हैं। हम ये सोचते हैं घोस्ट के बारे में, या तो उनको हम गाउल्स कहकर पुकारते हैं या पॉल्टरजिस्ट कहकर पुकारते हैं।
लेकिन ये हमारे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पोम में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। इस पोम में तो हमको हमारा बहुत ही वेल विशर दिखाया गया है। In fact, the poet has tried to dispel the typical ghostly prerequisite of suffering, unfinished business और malicious intent। वास्तव में पोइट ने यहाँ कोशिश की है कि वो डिस्पेल कर सके, नलीफाई कर सके जो टिपिकल घोस्टली प्री रिक्वेसाइट, प्री पहले से ही रिक्वेसाइट कर देने वाली, देखिए सफरिंग, अनफिनिश्ड बिजनेस, मैलिशियस, ये कहा जाता है कि कुछ जो आत्माएं हैं वो अपना बिजनेस पूरा नहीं करके गई तो वो हमें परेशान करने आती हैं। कुछ आत्माएं हैं जो जीते जी बहुत ही मैलिशियस थी, इल इल विल की फीलिंग से भरी हुई हुई थी, तो वो मरने के बाद भी वही चीज जारी रखती हैं। और तीसरा बात कहा गया है इसमें, प्री रिक्विसाइट्स, एक मिनट रुकिए जरा। प्री रिक्विसाइट का मतलब होता है पहले से ही वो कर लेना, प्री रिक्विसाइट ऑफ सफरिंग। टिपिकल घोस्टली, टिपिकल का मतलब कन्वेंशनल, घोस्टली प्री रिक्वेसाइट, प्री प्लान ऑफ सफरिंग। ओके, पोइट ने यहाँ कोशिश किया है कि वो डिस्पेल कर सके, नलीफाई कर सके वो टिपिकल घोस्टली प्री प्लान की, जो घोस्टली प्री प्लान होते हैं कि वो हमें सफर करने आएंगे, वो अपने अनबिजिनेस बिजनेस को फुलफिल करने आएंगे, या अपनी मैलिशियस इंटेंशन को निभाने आएंगे, ऐसा हमने सोच रखा है। इस चीज को नलीफाई करने के लिए ये पोम पूरा तरीके से जी जोर लगा रही है कि ऐसा नहीं होता है। He believes that every soul that has departed from this earth lingers in his or her former dwelling। लॉन्ग फेलो ये बिलीव करते हैं कि हर एक आत्मा जो इस अर्थ से जा चुकी है, अर्थ से जाने के बावजूद भी वो लिंगर्स मंडराती रहती है अपने पुराने वाले ड्वेलिंग पर जहां वो रहती थी। They can neither be seen nor can be heard, but their presence can be perceived anywhere in the house। उनको ना तो देखा जा सकता है ना ही सुना जा सकता है, लेकिन उनकी प्रेजेंस को परसीव किया जा सकता है घर में कहीं भी। परसीव का मतलब देखा जा सकता है, मतलब महसूस किया जा सकता है। बीट एट द डोर, या तो डोर पर, ऑन द स्टेयर सीढ़ियों पर, अलोंग द पैसेजेस, जो रहते हैं गैलरी टाइप की वहां पर, फ्रॉम वेयर दे कम एंड गो, जहाँ से आती हैं और जाती हैं। तो दे कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, यद्यपि इनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, बट देयर प्रेजेंस इज फेल्ट, लेकिन इनकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है अराउंड द हाउस, घर में चारों ओर, एज समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, मानो ये कोई चीज इधर उधर घूम रही हो। दे डू नॉट जस्ट रोम अबाउट इन द हाउस, ये स्पिरिट्स ना सिर्फ घूमने नहीं आती हैं घर में, बट आर बिजी, बल्कि ये स्पिरिट्स बिजी रहती हैं विद इवेंट्स, बहुत सारे वर्क, एज दे यूज टू, जो ये करा करती थी जब ये अलाइव थी, मतलब ये स्पिरिट्स आकर अपने डेली के रूटीन वर्क भी करती रहती है। दे आर फर्दर डिस्क्राइब्ड एज हार्मलेस, इनको आगे दिखाया गया है कि हार्मलेस है, इनऑफेंसिव है। दे ज्वाइन द प्रेजेंट ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस, वो ज्वाइन करती हैं जो आज रहने वाले हैं घर में। और दे आर इनवाइटेड गेस्ट ऑन द सोशल इवेंट्स, और जो हम लोग जिन गेस्ट को इनवाइट करते हैं उनके साथ ये स्पिरिट्स आकर बैठती हैं, एंजॉय करती हैं। The speaker in the poem says that the ghosts are visible and audible to the speaker, but not to the stranger। अंडरलाइन कर लो इस लाइन, इसमें बड़ा आपको दिक्कत होती है जब पढ़ाती हो तो। स्पीकर इस पोम में कहता है कि जो घोस्ट है, ठीक है, वो विजिबल है और ऑडिबल है। किसके लिए? स्पीकर के लिए। मैं कहूँ कि मुझे घोस्ट दिखाई भी दे रहा है और मुझे सुनाई भी दे रहे हैं, बट नॉट टू द स्ट्रेंजर, लेकिन मेरे बराबर अगर आप बैठे हुए हैं और डिनर करने के लिए तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहे। नॉट टू द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के साथ वो बैठे हुए हैं लेकिन स्ट्रेंजर को दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ पर? फायर प्लेस पर जहाँ आग चली हुई है, हाँ घोस्ट भी आकर बैठे हुए हैं, मुझको सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे।
बना रहा है। This is perhaps